हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है शुरू कर सके। आज हमें अपनी यूनिट 5 शुरू करनी है और यूनिट 6 भी हम साथ साथ कर रहे हैं। यूनिट 5 यानी कि ओशनोग्राफी और यूनिट 6 यानी कि हमें कौन सी शुरू करनी है, सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो वो हम 6 बजे करेंगे। तब तक के लिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। इतने मैं पीपीटी ओपन कर लेती हूँ। ज्वाइन फास्ट। जल्दी से क्लास ज्वाइन करो, लाइव क्लास शुरू हो गई है। सबसे पहले ये जो बैनर आपको दिख रहा है, ये काफी दिन मेरे को हो गया है बताए हुए। ये आपका फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है और साथ ही साथ आपका जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी आप फिलर फॉर्म को क्या है, फिलर फॉर्म से जुड़ सकते हो ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी जो लाइव इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ताकि आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड लाइव इंफॉर्मेशन मिल सके। और अभी आपको पता है, जैसे आप यूट्यूब पर भी फिलर फॉर्म को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां पे आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। उसके बाद अगर फिलर फॉर्म ऐप पर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का है, हिस्ट्री का है, और वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है या कोचिंग लेना चाहता है फिलर फॉर्म पे, और अगर वो मेरा कूपन कोड यूज करता है किरण 10, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं अब। ये देखो, ये आपका ओशनोग्राफी है और ओशनोग्राफी आज हम ये यहाँ पे यूनिट 3 लिखा हुआ है बट यूनिट 5 है।
क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 है, यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट 3 है। आज हम क्या है, हमारे पास टोटल देखो कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ओरिजिन ऑफ ओशियन बेसिन एंड बॉटम रिलीफ, ये एक ही टॉपिक है। उसके बाद आपका टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, ये मेन टॉपिक है जहां से ओशनोग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टॉपिक, तीसरा ये मेराइन सेडिमेंट्स और कोस्टल जो लैंड फॉर्म्स है, ये आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आपको सी वेव्स का बता चुकी हूँ मैं, क्या होती हैं, शोरलाइन प्रोसेस और लैंड फॉर्म्स, ये भी बता चुकी हूँ। तो ये टॉपिक आपका जियोमॉर्फोलॉजी में हो चुका है। गुड इवनिंग सविता। और उसके बाद हमारा सुनामी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपका 10 मिनट का टॉपिक है सर। फिर ओशन करंट मेन टॉपिक है, ओशन करंट से ओशनोग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। टाइड्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरल रीफ और ये ओशन हैबिटाट और ये मेराइन सेडिमेंट एक ही टॉपिक है। तो कुल मिला के आपका 1 2 3 आपका है 4 5 6 से 7 मेन टॉपिक है, और ये हमें 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर देने हैं। अब आगे शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं। एक मिनट, तो ओशनोग्राफी पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि कितने ओशन, हमारा आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और ये आपका पैसिफिक ही है। तो इन ओशंस के बारे में हमें कुल मिला के 3 ओशन के बारे में पढ़ना है। इंडियन, सेकंड है आपका पैसिफिक ओशियन, थर्ड है आपका अटलांटिक ओशन और फोर्थ आपका आर्कटिक ओशन। अब इन ओशन के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। उससे पहले मुझे बता दो कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि मेरे को यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। बताओ एक बार। सबसे पहले है ओशियन मोर्फोलॉजी। ओशियन क्या होते हैं, आपके समुद्र, और मोर्फोलॉजी होती है, मोर्फो का मतलब होता है समुद्र के अंदर जो आकारिकी है, यानी कि आपके समुद्र के अंदर जो शेप है उनकी स्टडी हम करते हैं ओशियन मोर्फोलॉजी में। और बॉटम रिलीफ यानी कि आपका जो समुद्र है, समुद्र का जो धरातल है उस पे रिलीफ यानी कि ऊंचावच कैसा है, उसका धरातल कैसा है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे पहाड़ियां हैं, ये सब हम ओशन मॉर्फोलॉजी एंड बॉटम रिलीफ में पढ़ेंगे। अब ये कहते हैं कि विश्व का लगभग 3/4 जो भाग है वो जल मंडल से ढका हुआ है, यानी कि 3/4 आपका जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर से, पानी से घिरा हुआ है। और विश्व के कुल सतह क्षेत्र में से जलमंडल और स्थल मंडल देखो कितना है, ये आपको यहाँ पे भी बता रखा है। आउट ऑफ टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया पूरे अर्थ का इतना है, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये देखो इतने पे आपका क्या है, पानी का पार्ट है, इतने पे आपका लैंड पार्ट है, यानी कि 71% पे आपका पानी है और 29% पार्ट पे आपका क्या है, लैंड पार्ट है। उसके बाद कहते हैं जो आपका हाइड्रोस्फीयर, यानी कि ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है पानी वाला भाग, हाइड्रोस्फीयर को डिवाइड कर रखा है उसके साइज के लोकेशन के बेस पे। ओशियन में डिवाइड कर रखा है, छोटी छोटी खाड़ियां हैं आपकी, बेज हैं, सीज हैं, इनमें आपके पानी के पार्ट को डिवाइड कर रखा है। डिवाइड कर रखा ना, आपका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है ओशियन। ओशियन के बाद आपके सी हैं, आपकी बे हैं,
आपके और क्या है, इनलैंड सी है। इनलैंड सी कौन से होते हैं, जो चारों तरफ से लैंड पार्ट से घिरे होते हैं, जैसे आपका कैस्पियन सी, आपका ब्लैक सी है, आपका मेडिटेरियन सी है। आप देखो जो आपका पैसिफिक ओशियन है ना, उसका एरिया याद रखो। आपसे क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाओ इन ओशन को। आपको 4 ओशन के नाम दे दिए जाएंगे, इंडियन ओशियन, सेकंड दे दिया आपको अटलांटिक ओशियन, थर्ड दे दिया आपको आर्कटिक ओशियन, और फोर्थ दे दिया आपको पैसिफिक ओशियन। तो अब आपको बोलेंगे कि एरिया के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा एरिया आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा एरिया है आपका पैसिफिक ओशियन का। पैसिफिक ओशियन के बाद है आपका अटलांटिक ओशियन का। अटलांटिक के बाद आपका इंडियन ओशियन का, और इंडियन ओशियन के बाद है आपका आर्कटिक ओशियन। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे, और अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो सबसे छोटा आर्कटिक, फिर इंडियन, फिर अटलांटिक, और सबसे बड़ा पैसिफिक। तो यहाँ पे आपका जो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर का एरिया इतने किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 16.5 किलोमीटर स्क्वायर याद रख लो। ये पूरी डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है। 16.5 किलोमीटर स्क्वायर आपके पैसिफिक का, और आपका 8.20 है अटलांटिक का, और आपका 7.3 है इंडियन ओशियन का। ऐसे याद कर लो, ठीक है। कैसे याद करना है, 16.5 आपका पैसिफिक, ऐसे ही नोट्स में लिखोगे। और आपका अटलांटिक ओशियन का है 8.2 किलोमीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर स्क्वायर यूनिट को मत भूलना। और इंडियन ओशियन का है 7.3 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया के अकॉर्डिंग आपको यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लो। और ये 71% और ये 29% भी आपका क्वेश्चन में पेपर में आता है। अब आगे देखते हैं कि आपका आर्कटिक सागर, मलय सागर, मध्य अमेरिका सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर, बार्नेट सागर, कारा सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर है, जापान सागर है, पूर्वी चीन सागर है, ओखोटस सागर है, पीला सागर है, अंडमान सागर है, दक्षिण चीन सागर है, कैरेबियन समुद्र है, उत्तरी सागर है, सेलेबस सागर है। ये सारे क्या है, आपके सागरों के नाम दे रखे हैं, सी के नेम दे रखे हैं। और महासागरों की औसत गहराई कितनी है, एवरेज अगर गहराई पूछी जाए, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन, तो वो 3800 मीटर है। वही अगर आपकी स्थल मंडल यानी कि लैंड पार्ट की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो वो 840 मीटर है। ये क्वेश्चन याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरों की औसत, औसत यानी कि एवरेज, एवरेज गहराई सभी महासागरों की कितनी है, तो वो 3800 मीटर है। वही आपसे पूछा जाए जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो स्थल मंडल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ठीक है, 1 मिनट, कुछ मेरे को देखना है, वेट करो बेटे। ठीक है, अब आगे देखो, ये है आपका ओशियन। अब ओशियन का ये सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है आपका समुद्र तल, है ना, और एक होता है आपका समुद्र स्तर। इंग्लिश में बोलूं तो सी फ्लोर, और ये इंग्लिश में सी लेवल। अब सी लेवल क्या होता है, या समुद्र स्तर, तो पानी का ये सबसे ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ऊपर वाली लेयर, इसको बोला जाता है सी लेवल। और पानी के नीचे ये सबसे नीचे वाली लेयर देख रहे हो, सबसे नीचे जो आपको लैंड का पार्ट दिख रहा है पानी के नीचे, इसको बोला जाता है आपका सी फ्लोर। हाँ जी, गुड इवनिंग अजय, बताओ
अच्छा मेरे को ये बताओ, मैंने आपको सी लेवल बताया था कैसे निकालते हैं, क्या आपने वो कर लिया? बताओ जल्दी से, सी लेवल क्या होता है? सभी का वेट कर रही हूँ मैं। सी लेवल बताओ क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं या कैसे निकालते हैं हम सी लेवल को? अरे 6.5 पर 1000 किलोमीटर से क्या? ये तो मैं वो बताया था ना आपको, नॉर्मल लैप्स रेट बता रही हुई तो आप अजय, मैंने आपसे पूछा है सी लेवल। सी लेवल क्या होता है? छोड़ो, आपको याद ही नहीं रहता, ये लिख लिया करो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है, कंसेप्ट है, इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था सी लेवल हम निकालते हैं। सी लेवल तो मैंने बता दिया, ये पानी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है सी लेवल, और पानी की ये पानी के नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको बोला जाता है सी फ्लोर। हाँ जी, सी लेवल आपका बेसिक तल है। तल में और स्तर में डिफरेंस होता है, ये तल और स्तर मैंने बता दिया। आपके स्थल पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन इस स्तर पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। ये एक प्लेन लेवल होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, जहां पे हम अर्थ का जो है, अर्थ पर, जहां पर हम अर्थ से किसी भी एरिया की एलिवेशन यानी कि ऊंचाई और गहराई मापते हैं, ये होता है सी लेवल। और सी लेवल क्या होता है? सी लेवल हाई टाइड और लो टाइड के बीच का पार्ट जो होता है, ये होता है आपका सी लेवल। ये मैंने आपको बताया था, जो कि आप लोगों को कतई याद नहीं रहता है। अब आगे देखो, सी लेवल से पहले आपको एक डेटा नोट करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। ओशनोग्राफी में आपके लिए ये डेटा है, ये लिख लो। आपका है पैसिफिक ओशियन, ये उसके बाद है आपका एटलांटिक ओशियन। रुचि फेस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जैसे ही हम वेबकैम सेट करते हैं ना, तो वेबकैम की वजह से जो ये पीपीटी है ना वो हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपकी क्लास नहीं हो पाती। तो इसलिए वो जो वेबकैम है हम यूज नहीं करते हैं उसको, ताकि आपकी क्लास स्मूथली रेगुलर हो जाए। नहीं तो उस वेबकैम में ही हम उलझ के रह जाते हैं, क्लास नहीं हो पाती है फिर, जिससे आप लोग डिस्टर्ब होते हो। अब अगर मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होगे, जितना आपकी क्लास नहीं होगी उससे डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, आप देखो ये डेटा नोट करो। पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, थर्ड है आपका इंडियन ओशियन, फोर्थ है आपका आर्कटिक ओशियन। आप देखो इनकी डेप्थ, डेप्थ लिखो इनकी, ये मीटर में है, ये नोट कर लो, फिर आपको ये पीपीटी में नहीं मिलेगा। 3940 मीटर, 3844 मीटर, 3840 मीटर एंड 1117 मीटर। ठीक है, अब डेप्थ के बाद ये लिखना है कि एरिया अर्थ सरफेस, कवर एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ का 100% एरिया है, उस 100% एरिया में से पैसिफिक का कितना है, अटलांटिक ने कितना ले रखा है, इंडियन ने कितना और आर्कटिक ने कितना। तो 100% में से पूरे अर्थ का 35.5% एरिया पैसिफिक ओशियन का है, 18.4% एरिया आपके अटलांटिक ओशियन का है,
14.5% एरिया आपके इंडियन ओशियन का है और 2.4% एरिया आपके आर्कटिक ओशियन का है। ये आपके पूरा जो ग्लोब दिख रहा है ना, इस पूरे ग्लोब में से 35% किसका है? पैसिफिक का, 18% अटलांटिक का, 14% किसका? 14% इंडियन का और 2.4% आपके आर्कटिक का। अब इसके बाद आपको यहां पे लिखना है कि एरिया ऑफ ओशियन, यानी कि जितना आपका टोटल ओशियन एरिया है, 100% ओशियन एरिया, इस 100% ओशियन एरिया में से पैसिफिक का कितना है? तो 100% में से 50% अकेले किसका है? पैसिफिक का। ओशियन में से सिर्फ अगर हम पूरे अर्थ पे ओशियन का एरिया 100% लेके चल रहे हैं तो उस 100% में से 50% अकेला पैसिफिक ओशियन का है और उसके बाद 26.0% आपके अटलांटिक का है और 20.5% आपके इंडियन ओशन का है और 3.4% आपके आर्कटिक ओशियन का है। ये लिख लो, ठीक है? लिख लिया सभी ने? लिख लो, मैं वेट कर रही हूं। जब लिख लो ना तो मेरे को डन का साइन भेज देना ताकि फिर हम आगे चलें। रिपीट कर देती हूँ। देखो, आपका सबसे पहले ये एरिया के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख रखा है। सबसे पहले आपका पैसिफिक ओशियन बड़ा है, पैसिफिक के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद इंडियन और इंडियन के बाद आर्कटिक ओशियन। अब गहराई के अकॉर्डिंग लिख रखा है कि किस ओशियन की कितनी गहराई है। तो आपके पैसिफिक ओशियन की है 3940 मीटर और उसके बाद आपके अटलांटिक की है 3844 मीटर और इंडियन ओशियन की है 3840 मीटर और आर्कटिक की है 1117 मीटर। यानी कि गहराई के अकॉर्डिंग भी आपका जो पैटर्न है वो सेम है, यानी कि सबसे ज्यादा गहराई पैसिफिक की, पैसिफिक के बाद अटलांटिक की, अटलांटिक के बाद इंडियन की, इंडियन के बाद आपके आर्कटिक की। ठीक है, उसके बाद जो ये लिख रखा है, उसके बाद ये आपको बता रखा है कि आपका अर्थ पे पूरा ग्लोब जो है, इस ग्लोब में आपके दो पार्ट हैं, लैंड पार्ट भी है और ओशियन पार्ट है और इसको मिला के 100% माना जा रहा है। तो इस 100% में से आपके ओशियन का कितना पार्ट, ओशियन ने कितना पार्ट घेर रखा है? तो पूरे ग्लोब का 35.5% पैसिफिक ओशियन ने ले रखा है, एटलांटिक का 18.4% है और आपके इंडियन ओशियन का 14.5% है। वही अगर हम आर्कटिक ओशियन की बात करें तो आर्कटिक ओशियन का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2.4% है। तो इस हिसाब से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न चल रहा है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ज्यादा चल रहा है। वही फिर हमने क्या ले लिया, अब जो आपके ओशियन है, ओशियन का टोटल एरिया हमने 100% मान लिया और इस 100% ओशियन के एरिया में से कौन से सी का या कौन से ओशियन का कितना परसेंटेज एरिया है? तो आपके पैसिफिक का जो परसेंटेज है वो है, अकेले पैसिफिक ने 50% जो एरिया वो घेर रखा है। फिर आपके अटलांटिक ने 26% एरिया को कवर कर रखा है, इंडियन ओशन ने 20.5% एरिया को कवर कर रखा है और आपके वही आर्कटिक ओशियन का जो एरिया है वो 3.4% है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, 5% है। वही अगर हम आर्कटिक ओशियन की बात करें तो आर्कटिक ओशियन का जो परसेंट, ठीक है, तो आपको एक ही पैटर्न याद रखना है।
कौन सा पैटर्न याद रखना है? आपको सिर्फ एक ही पैटर्न याद रखना है सभी में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। हर का जो सीरीज होगा, सीक्वेंस होगा, वो यही होगा। ठीक है, हो गया अब नोट? अब समझ में आ गया? चलें आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना और इस हिसाब से ही इसको याद करना। चाहे आपको डेप्थ याद करनी हो, चाहे आपका एरिया की बात हो, पूरे अर्थ के एरिया के अकॉर्डिंग या सिर्फ ओशियन के एरिया में देखना है, तो आपका सीक्वेंस वही रहना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। अब ये कहते हैं, हिंदी में देख लो, कि हालांकि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में समुद्र की जो गहराई है वो 85 वर्ष पूर्व में शुरू हुई थी, लेकिन समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई की वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई पहली बैथीमेट्री जो चैलेंजर अभियान के दौरान हुई, वो 1872 में। तो क्या है कि फर्स्ट जो साइंटिफिकली स्टडी है ओशियन की गहराई की, वो 1872 में जो चैलेंजर एक्सपेडिशन है उसके तहत शुरू की गई। और आपका जो इको साउंडर है ना, इको साउंडर का यूज किया गया, जो आपका इको साउंडर है ना, इको साउंडर से आपका जो बैथीमीटर उसको और समृद्ध किया गया, जिसका उपयोग पहली बार 1925 में उल्का अभियान में किया था, जब समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला मध्य दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित थी। तो सिंपल सा एक बात याद रखना है कि आपके समुद्र की गहराई किसकी हेल्प से मेजर करते हो? बैथीमीटर। ठीक है, और आपका इको साउंडर के उपयोग से जो बैथीमीटर है इसका और ज्यादा अच्छे से यूज किया गया। और ये कहते हैं कि जो बैथीमीटर है ना, वो जब ज्यादा और एक्यूरेट और यूजफुल हो गया जब आपके रिकॉर्डर, प्रिसीजन डेप्थ की जो रिकॉर्डर है, पीडीआर का डेवलपमेंट हुआ 1950 में। उसके बाद कहते हैं अभी हाल में जो एट प्रेजेंट हमारे ओशनोग्राफर्स हैं, उनके पास बहुत सारी एडवांस्ड जो है टेक्निक्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड मल्टी फैदम आपका एक यूनिट होती है गहराई को शो करने के लिए, फैदम यूनिट है। डेप्थ को के पीछे लिखते हैं ना, जैसे आपका आप किलोमीटर लिखते हो, ऐसे ही आपका जो डेप्थ है, डेप्थ को आप 872 फीट लिख सकते हो, फीट में शो कर सकते हो 872 फैदम। और आपके एक फैदम में 6 फीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल हमारे जो ओशनोग्राफर है, समुद्र विज्ञानी है, उनके पास बहुत सारे उन्नत जो है टेक्निक्स है, जैसे उनके पास है मल्टी बीम इको साउंडर, बीम की तरह है। और ये जो आपका एंड साइड स्कैन जो सोनार होता है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ओशियन के फ्लोर को छानने में और वहां की रिकॉर्डिंग करने में, कि आपके ओशियन के नीचे जो ओशियन का जो पानी है उसके अंदर क्या क्या चीजें स्थित हैं, वो हमारी सारी हेल्प करते हैं। अब आपके मोर एडवांस्ड जो है सोनार के भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड, जैसे ये है सी मार्क, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में भी पूछ लें। सी मैपिंग एंड रिमोट कैरेक्टराइजेशन एंड ग्लोरिया जियोलॉजिकल लॉन्ग रेंज इंक्लाइंड एकॉस्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनका यूज किया जा रहा है समुद्र में जो आपका रिलीफ है उसको छानबीन करने के लिए। ये जो आपके ओशनोग्राफर है, ओशनोग्राफर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है समुद्र के जो विन्यास है,
समुद्र की जो तस्वीरें हैं उसको प्राप्त करने में आपके समुद्र विज्ञानी को ये सक्षम बनाता है। ठीक है। अब एक होता है आपका हिप्सोमीट्री कर्व। आपने पढ़ा होगा हिप्सोमीट्री कर्व और क्वेश्चन भी देखा होगा। तो हिप्सोमीट्री कर्व क्या होता है कि एरिया और हाइट में रिलेशन बताता है और हाइट और डेप्थ के बारे में भी बताता है। यानी कि अगर सी लेवल से आपकी हाइट और डेप्थ की जो मेजरमेंट करता है, जो कर्व शो करता है, यानी कि सी लेवल से ऊंचाई गहराई को दिखाने वाले कर्व को क्या बोलते हैं? कर्व। डिफरेंट हाइट एंड डेप्थ, यानी कि आपके लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर की क्या है, हाइट और डेप्थ के बारे में जो शो करता है वो है कर्व। अब तो आपको क्या पढ़ना है, अब आप क्वेश्चन के अंदर की मोर्फोलॉजी पढ़नी है। तो वो पढ़ने से पहले ये मोर्फोलॉजी समझो। सबसे पहले ये होता है आपका कौन, ये आपको ये जो भाग दिख रहा है ना, ये आपका देखो, ये कॉन्टिनेंट का जिसपे हम रह रहे हैं ना, महाद्वीप, उसका ही भाग होता है, लेकिन ये पानी के नीचे धंस गया है। तो कैसे, देखो ये टेबल लैंड की तरह है, कैसे सपाट एरिया है, टेबल की तरह है जो पानी के नीचे धंस गया है। इसको बोला जाता है महाद्वीपीय मगन तट। क्या बोला जाता है इसको? महाद्वीपीय मगन तट। और दूसरा आपका फिर ये जो स्लोपी ढाल वाला एरिया है इसको बोला जाता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी कि वॉइस नहीं आ रही? ऐसा बस आपको यहाँ से तो क्लियर है। कहाँ पे थी मैं? यहाँ पे थी। तो स्लो दिख, अरे बेटे थोड़ा सा है। जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये इश्यू हो रहा होगा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट कर लो, उसके बाद जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा।
रुक जाओ एक बार, वॉइस क्लियर हुई आपको कुछ? अब वॉइस जो है आपको क्लियर आ रही होगी। जल्दी से बताओ, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन आपको दिख रही है अब? बेटा जल्दी से मैसेज करो ताकि जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जल्दी मैसेज करो, आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, और जो डिस्प्ले है वो आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटे मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही आपको? कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हो आप लोग? क्लास में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हो। 2 मिनट में ही मैंने जो कनेक्शन है वो ठीक हो गया था। तो अब मैं आपको क्या समझा रही थी, ओशियन की मॉर्फोलॉजी, यानी कि आपका जो समुद्र है, समुद्र की आकारिकी समझने से के लिए आपको पहले ये डायग्राम से समझा रही हूं मैं। सबसे पहले होता है आपका, ये देखो इस डायग्राम से समझो, सबसे पहला ये जो सीधा और सपाट और टेबल जैसा जो एरिया होता है, इसको बोला जाता है आपका महाद्वीपीय मगन तट। और ये महाद्वीपीय मगन तट कैसे बनता है? आपका जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, वो जब समुद्र के नीचे धंस जाता है तो तब ये आपका महाद्वीपीय मगन तट बनता है। उसके बाद ये देखो, ये बिल्कुल ढलान वाला भाग है, तो इसको बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल। और यहाँ पे क्या होता है ना, फिर जैसे ही यहाँ से और यहाँ तक, ये देखो ये आपको ये उभार सा दिख रहा है, इसको आपका क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल राइस, क्योंकि यहाँ से ऊपर से आपका जो सेडिमेंट है ना, वो इस स्लोपी एरिया पे, इस ढाल वाले एरिया पे तो रुकता नहीं है, तो वो नीचे जहाँ पे आपका ढाल खत्म होता है और आपका ओशियन का फ्लोर शुरू होता है, वहां पे ये इकट्ठा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है उभार, महाद्वीपीय उभार। ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका ओशियन फ्लोर है। इस ओशियन फ्लोर पे कहीं पर आपकी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, कहीं पर आपकी रिजिस हैं जिनको आप गायोट्स भी बोलते हो। ठीक है। आपका कटक भी, ये देखो ये आपका जो समुद्री कटक है जो वोल्केनो की वजह से बनी हुई है, ये आपकी समुद्री कटक है। ये जो लंबी लंबी आपके लिए जो गई हुई है ना, इनको क्या बोला जाता है? समुद्री कटक। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले आपको समझना है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है किनारे, यानी कि आपको महाद्वीपीय किनारे। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन आपका किनारा होता है। ठीक है। यानी कि जो आपका लैंड है, लैंड का वो भाग जो ओशियन से लगता है।
महाद्वीपीय किनारे महासागरीय की ओर भूमि की सीमाओं को दर्शाते हैं। यानी कि देखो ये आपका लैंड हो गया और यहाँ से ये ओशन शुरू हो गया, तो इसको बोला जाता है आपका महाद्वीपीय किनारे। और वास्तव में जो आपके महाद्वीपीय किनारे हैं वो उथले समुद्री जल वाली प्लेट सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ये देखो ये आपका महाद्वीपीय किनारे और यहाँ पे क्या है आपका पानी आ गया है, तो ये वाला जो एरिया होगा ना वो ज्यादा गहरा नहीं होगा, ये कैसा होगा उथला एरिया होगा। उथला कैसा होता है जो कम गहरा वाला भाग होता है, ठीक है। उसके बाद आपके टूरमेन और जो टूरजिलो हैं उन्होंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, आपके शेल्फ ब्रेक को, कॉन्टिनेंटल स्लोप को और कॉन्टिनेंटल राइज को, इन सभी को कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर ही इंक्लूड किया है। किसने? आपके महाद्वीपीय शेल्फ को, आपके शेल्फ ब्रेक को, महाद्वीपीय ढलान को और महाद्वीपीय मार्जिन को, इन सब को महाद्वीपीय किनारे में ही इंक्लूड किया है कि ये इसी के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो महाद्वीपीय किनारे हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और एक होते हैं आपके पैसिव, यानी कि एक होते हैं आपके सक्रिय महाद्वीपीय किनारे और एक होते हैं आपके निष्क्रिय महाद्वीपीय किनारे। तो सक्रिय यानी कि जो एक्टिव वाले हैं वो कैसे हैं, जहां पे आपकी जो फोल्डिंग फोल्टिंग ये वाली जो प्रक्रियाएं रहती हैं, जैसे आपका कन्वर्जेंट प्लेट हो गई, ठीक है। वही आपका जो पैसिव प्लेट होती है जहां पे सिर्फ आपकी एक ही प्लेट होती है और ना तो वहां पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना कुछ और होता है, तो ये होती है आपकी पैसिफिक। यहाँ पे आपकी दो प्लेट होती है वो एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती है, तो ये होती है आपकी एक्टिव। और आपकी पैसिव होती है जो एक दूसरे जो जहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेट किनारा होता है। अब देखो आपके जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्टिव बता दिया आपको और पैसिव। पैसिव जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होते हैं वहां पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि विवर्तनिकी एक्टिविटी नहीं होती। वहीं आपके जो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वहां पे आपकी वोल्केनिसिटी, वोल्केनो फटते हैं, फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फोल्ड पड़ते हैं, फोल्टिंग होती है। इसमें आपके दो टाइप, आपकी ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। यानी कि आ गया समझ में। ये देखो यहाँ पे आपके लिए डायग्राम भी दिया हुआ है। ये आपका सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये जो फिर यहाँ पे आके ये सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइस। और ये जो मैदान है आप इसको बॉटम रिलीफ या एबेसल प्लेन भी बोल सकते हो या ओशियन फ्लोर भी बोल सकते हो, ओशियन फ्लोर भी बोल सकते हो, एबेसल प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे एक ही के नाम है, एबेसल प्लेन, ये आपका ओशियन फ्लोर। आ गया समझ में। आपके समुद्र के अंदर कैसी आकार की है, कैसी शेप और साइज है, अब इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहले है, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंट हाइट और डेप्थ को जोन को शो करती है लिथोस्फेयर की और हाइड्रोस्फेयर की, उसको हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमीट्रिक कर्व कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ लिख लो इधर। थल मंडल और जल मंडल की विभिन्न ऊंचाई और गहराई वाले क्षेत्रों को हाइपोग्राफिक या हिप्सोमीट्रिक वक्र यानी कि कर्व द्वारा दिखाया जाता है। और अब हमारा जो महासागरीय घाटी है यानी कि आपका जो ओशियन बेसिन है उसमें मेजरली आपको चार रिलीफ के बारे में पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, आपका डीप सी प्लेन कौन सा होता है, एबेसल प्लेन को ही डीप सी प्लेन, ओशियन फ्लोर बोलते हो, और आपके ओशियनिक ट्रेंच।
इसमें ओशन मोर्फोलॉजी में आपका ये बता रखा है कि जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी का मतलब है, हिंदी में देख लो, महासागरीय बेसिनों की आकृति। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका? शेप। मोर्फो का मतलब होता है, जो मोर्फोलॉजी में मोर्फो है, मोर्फो का मतलब होता है शेप, और आपका लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जब समुद्र के अंदर की जो शेप है उसकी स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है आपका ओशियन मोर्फोलॉजी, जिसका अर्थ है विभिन्न प्रकृति और आयामों की राहत के संदर्भ में महासागरीय बेसिनों का विन्यास की स्टडी करना। अब ये कहते हैं आपका जो ये बैथीमेट्री है ना, बैथीमेट्री एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम जो समुद्र के जो गहराई है, डेप्थ जोन है, उसको मेजर करते हैं। बैथीमेट्री क्या है? मेजरमेंट एंड स्टडी ऑफ डेप्थ जोन ऑफ ओशन बेसिन। और बैथीमेट्री में आपके दो वर्ड है, एक है बैथोस, बैथोस का मतलब है गहराई, और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि जब गहराई की हम मेजरमेंट करते हैं उसको बोला जाता है बैथीमेट्री। उसके बाद कहते हैं, अगर आपका जो देखो, एक बात याद रखना, जो आपका बैथीमीटर है ये नेगेटिव एस्पेक्ट की स्टडी करता है। नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि ये गहराई की स्टडी करता है। वही आपका हिप्सोजोमेट्री है, वो क्या करता है? एलिवेशन यानी कि ऊंचाई की, सी लेवल से ऊंचाई की स्टडी करता है, इसको बोला जाता है आपका हिप्सोमेट्री। तो ये क्लियर होता है कि जो हिप्सोमेट्री है वो जो रिलीफ है अर्थ सरफेस पे सी लेवल के ऊपर, उसको शो करता है। वही आपको जो बैथीमेट्री है वो क्या है? आपके जो सी लेवल से गहराई वाले भाग है उनको शो करता है। हिप्सोमेट्री आपका डिनोट करता है पॉजिटिव रिलीफ को, बैथीमेट्री आपका डिनोट करता है नेगेटिव रिलीफ को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम ऊपर का ये जो सरफेस है इससे ऊपर जाते हैं, तो इसलिए हिप्सोमेट्री पॉजिटिव है। वही बैथीमेट्री में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव कंसेप्ट है। अब आपका सबसे पहला आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ बोल लो इसको हिंदी में, या बोल लो आपका महाद्वीपीय मगन तट। अब इसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बताऊं तो आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है वो आपका जो पूरा जो ओशियन का बेसिन है, पूरा जो ओशन का सरफेस है उसमें कितना परसेंट एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का? तो 8.6% एरिया आपके किसका है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है। और फिर ये देखो, ये तो आपको पूरा एवरेज बताया है कि सभी जो ओशन है, सभी ओशन का एवरेज निकाले तो 8.6% है। लेकिन वही अगर हम अलग अलग सी में देखें तो आपका देखो जो आपका रीजनल यानी कि प्रादेशिक देखे तो आपका ये 13.3% किस में है? आपके अटलांटिक ओशियन में। 5.7% एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है पैसिफिक ओशन में, और 4.2% है आपका इंडियन ओशन में। आ गया समझ में? अब ये पहले समझ लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं। शेल्फ की तरह एक जोन होता है जो कि आपका शोर यानी कि किनारे से समुद्र का जो सरफेस है वहां तक होता है। ठीक है, देखो आपका इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक
ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और यहाँ पे इसको, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और इस कॉन्टिनेंटल स्लोप को, ये ढाल है ना, इसको, ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, इसको ब्रेक शेल्फ बोलते हैं या शेल्फ इन ब्रेक बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, दिस पॉइंट इज रेफर टू द शेल्फ ब्रेक एंड द स्टीपर पोर्शन बियॉन्ड द सेल्फ ब्रेक, कि शेल्फ ब्रेक के बाद ये जो ढलान वाला एरिया उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। उसके बाद कहते हैं एवरेज आपकी जो पानी की डेप्थ है गहराई वो 100 फैदम है और 1 फैदम में आपके 6 फुट होते हैं और 1.8 मीटर। ठीक है। स्लोप आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप है 1 से 3 डिग्री के बीच में है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो आपका शेल्फ ब्रेक है, शेल्फ ब्रेक का जो स्लोप है 1 से 4 डिग्री के बीच में है। आ गया समझ में? ये जो जो कैरेक्टरिस्टिक बताइए ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच में आपका एक पॉइंट है, एक ट्रांजिशन जोन है जो आपका महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय ढाल को अलग करता है, उसको बोला जाता है शेल्फ ब्रेक। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर जो पानी की गहराई है वो 100 फैदम है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप है वो 1 से 3 डिग्री के बीच में है और इसका अगर शेल्फ ब्रेक का स्लोप देखें तो वो 1 से 4 डिग्री के बीच में है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया? अब ये कहते हैं आपका जो महाद्वीपीय शेल्फ है ना उसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से अधिक तक होती है और महाद्वीपीय शेल्फ की जो ये चौड़ाई है ना ये काफी हद तक इन बातों पर निर्भर करती है। आपकी जो शेल्फ है, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कहाँ पे संकरी होती है? जहां जहां पे, जिस किनारे पे आपके ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, जहां ऊंचे पहाड़ तट के बहुत करीब और समांतर होते हैं। जैसे आपका ये इंडिया का ये कोस्ट है, ये यहाँ पे आपके पहाड़ हैं, तो यहाँ पे जो शेल्फ है वो कैसी है? संकरी होती है। और जहां पे आपका ये जो तट मैदान है, तट मैदान, जहां पे ये तटवर्ती मैदान है, वहां पे अगर पहाड़ ना हो के सिंपल प्लेन है तो वहां पे आपके शेल्फ चौड़े होते हैं। हालांकि जो महाद्वीपीय शेल्फ है आमतौर पर नदी के मुहाने के सामने, नदी का मुहाना कौन सा होता है? जहां पे आपकी नदी पानी में गिरती है वहां पे अधिक चौड़े होते हैं। लेकिन जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी के मुहाने के सामने जो आपका शेल्फ है वो बहुत संकीर्ण है, छोटा है। ठीक है। ये कंडीशंस याद रखना कि आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे भीड़े होते हैं, कहाँ पे उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज देखा जाए तो 8.6% ये पूरे ओशियन का एरिया कवर करते हैं। और देखो, जिन ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होते हैं वहां पे, यानी कि ये देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भाग ज्यादा चौड़ा होता है, इससे बताती हूँ डायग्राम से। जहां पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा चौड़े होंगे, मान लो ये यहां तक हो गए, ये यहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गए और फिर आपका ये स्लोप आता है, तो बीच वाला ये ओशियन का जो फ्लोर है ना, यानी कि जो एबेसल प्लेन है, उसका स्पेस बहुत क्या होता है? कम हो जाता है। आया समझ में? अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एग्जांपल दे रखा है। जैसे आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका,
अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे जो ये महाद्वीपीय मगन तट है, ये क्या है, ये चौड़े हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, जो आपका अमेरिका का और नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसका जो ये ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं ये हैं, बड़े हैं। जबकि अगर आप इसके वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कैसे हैं, संकरे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी कैसी प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट, क्योंकि यहाँ पे आपकी पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट से टकराती है, इसलिए यहाँ पे आपके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया वो कम हो जाता है। अब ये कहते हैं जो एवरेज डेप्थ है ओशियन के पानी की शेल्फ ब्रेक पर वो 135 मीटर है, लेकिन अंटार्कटिका में ये 350 मीटर है। और जो आपका साइबेरिया है, नॉर्थ अमेरिका है, आर्कटिक ओशन है और अलास्का कोस्ट, वहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा चौड़े आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कौन से सी में मिलते हैं, तो वो आपके आर्कटिक सी में मिलते हैं, याद रखना। और जहां पे आपके ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ शैलो, यानी कि जहां पे शैलो का मतलब होता है उथले, जिनकी गहराई कम होगी, और वाइड यानी कि चौड़े होंगे, वहां पे आपकी जो सुनामी है, सुनामी की जो प्रचंडता है, यानी कि सुनामी की जो ताकत है, वो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम कर देते हैं, उनको वीक कर देते हैं। चौड़ी और उथली महाद्वीपीय शेल्फें सुनामी की उग्रता को कमजोर करती हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आपका जो पैसिफिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है साउथ अमेरिका का, वहां पे सबसे नैरो शेल्फ है। वही अटलांटिक जो ओशियन है, देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का जो भाग अटलांटिक ओशियन में है, वहां पे सबसे चौड़े, वहां पे क्या है, चौड़े आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। वही आपका जो पैसिफिक ओशियन की साइड, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, वहां पे भीड़े संकरे आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकली पारिस्थितिक रूप से महाद्वीपीय शेल्फ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुद्री जीवन सहित आदर्श आवास प्रदान करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो बॉटम रिलीफ है समुद्र का, उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपके फोसिल मिलते हैं, तो आपके फोसिल कहाँ पे मिलते हैं, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट पे जो आपके फोसिल्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे मैराइन लाइफ है, यहाँ पे आपके प्लांट एनिमल सारी चीजें मिलते हैं, तो फोसिल भी आपको इसी लेयर में मिलेंगे, महाद्वीपीय मगन तट पे, और कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहते हैं दिस ऑल्सो प्रोवाइड आइडल फिशिंग ग्राउंड, ये मछली पकड़ने के लिए भी आदर्श जो है मैदान उपलब्ध कराते हैं, और मूंगा चट्टानों को तूफान और ज्वारीय लहरों और शक्तिशाली सुनामी के खिलाफ अग्रणी प्राकृतिक बफर माना जाता है। किसको, महाद्वीपीय मगन तट को, क्योंकि और आपकी जो कोरल है, कोरल पता है आपके, कोरल समुद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कोरल को बोला जाता है मूंगा। तो ये जो कोरल है ना, कोरल आपके समुद्र से जो सुनामी आ रही है ना, उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपकी जो बहुत ऊंची ऊंची सुनामी की लहरें हैं या आपकी टाइड है, उनको क्या कर लेते हैं, इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं ये कोरल, क्योंकि ये तूफान और सुनामी की अधिकांश विघटनकारी ताकतों को अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्ब कर जाते हैं उनकी एनर्जी, और इस प्रकार उन्हें कमजोर करते हैं। और जो आपके कोस्टल एरिया पे, यानी कि वो एरिया जो समुद्र पे लगता है, उसको बोला जाता है कोस्टल या तटीय, तो तटीय निवासियों को इन प्राकृतिक खतरों और आपदाओं के हमले से बचाते हैं। आगे आपको समझ में, बताओ आ गया समझ में।
आ गया ना समझ में सबको? अब है ना आपकी सेटलमेंट ज्योग्राफी की क्लास शुरू होने वाली है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो एक साथ डाल दूंगी ना कि 2 घंटे की लगातार कर दूंगी, आपकी 6:10 पे सेटलमेंट ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी। अगर मैं एक साथ करवा देती तो जो आपकी वीडियो ना वो एक साथ आती, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने क्या किया है, 1 घंटे की ओशनोग्राफी की क्लास लेके अब आपकी 1 घंटे की जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी की क्लास ले लूंगी, और उसमें हम 3 से 4 थ्योरी कवर कर लेंगे आज। ठीक है, वो तो बहुत छोटी सी है, जल्दी से कवर हो जाएगी। तो अब 2 मिनट बाद 2 मिनट का रेस्ट ले लो। आपकी 6:10 के 6:11 12 के आसपास मैं क्लास शुरू करूंगी। ठीक है, आप तब तक पानी वगैरह पी लो, फिर क्लास शुरू करते हैं, और ज्वाइन कर लेना, थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।